नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसे कानून की कहानी लेकर आए हैं जिसने भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये महज एक कानून नहीं था, बल्कि ये वो लम्हा था जब एक ट्रेडिंग कंपनी के पर कतर दिए गए और ब्रिटिश साम्राज्य की असली बुनियाद रखी गई। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। भला ये कैसे मुमकिन है कि एक कंपनी जो यहाँ आई तो थी मसाले और कपड़े का व्यापार करने, वो देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत करने लगे। यही वो सवाल था जिससे 18वीं सदी में खुद ब्रिटिश संसद भी परेशान थी। दरअसल बात यह है कि 1780 का दशक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन एक बहुत बड़े संकट में फंस चुका था। बाहर से देखने में तो लगता था कि कंपनी भारत में बहुत ताकतवर है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नींव पूरी तरह से खोखली हो रही थी। तो सवाल उठता है कि यह संकट था क्या? देखिए, 1773 में कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहा। नतीजा, कंपनी के अफसरों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। वो मालामाल हो रहे थे और कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर थी। और भारत में तो पूछिए ही मत, कानून व्यवस्था का नामो निशान मिट रहा था। तो अब ब्रिटिश संसद को ये बात साफ साफ समझ आ गई थी कि भाई अब और नहीं, कंपनी को और मनमानी करने नहीं दिया जा सकता। भारत जैसे इतने बड़े और कीमती इलाके को बस कुछ व्यापारियों के भरोसे छोड़ना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती। अब वक्त था सीधे दखल देने का। और इसी जरूरत का जवाब बनकर सामने आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसे पेश किया था उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर ने, और इसने शासन की एक बिल्कुल ही नई व्यवस्था को जन्म दिया। इस एक्ट का जो सार था, जो इसकी आत्मा थी, वो था दोहरा नियंत्रण का सिद्धांत। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर मतलब सीधा था। कंपनी के काम को दो हिस्सों में बांट दो, एक व्यापार और दूसरा राजनीति, और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए दो अलग अलग बॉस बना दो, एक कंपनी खुद और दूसरी ब्रिटिश सरकार। और ये सिस्टम काम कैसे करता था, वो यहाँ बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ थे कंपनी के डायरेक्टर, जिनके पास अब बस व्यापार से जुड़े काम रह गए थे, लेकिन दूसरी तरफ एक नया और बहुत ज्यादा शक्तिशाली ग्रुप बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें ब्रिटिश सरकार के बड़े बड़े मंत्री होते थे। भारत से जुड़ा हर बड़ा फैसला, चाहे वो राजनीति का हो, सेना का हो या टैक्स वसूलने का, अब यही बोर्ड लेता था। मतलब साफ था, असली ताकत अब लंदन में सरकार के पास चली गई थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी मर्जी से ना तो कोई जंग छेड़ सकती थी, ना ही किसी राजा के साथ कोई समझौता कर सकती थी। हर बड़े राजनीतिक फैसले के लिए उसे लंदन में बैठे अपने नए आकाओं यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल से हरी झंडी लेनी पड़ती थी। अच्छा, तो ये तो हुई लंदन की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक्ट ने भारत के अंदर सत्ता का खेल कैसे बदला। ये देखिए, ये है ताकत का नया पिरामिड। सबसे ऊपर ब्रिटिश संसद, उसके नीचे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फिर भारत में उनका सबसे बड़ा नुमाइंदा गवर्नर जनरल, और उसके भी नीचे आती थी मद्रास और बॉम्बे की सरकारें, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहते थे। एकदम सीधी और साफ चेन ऑफ कमांड बना दी गई, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इस पूरी नई व्यवस्था का जो सेंटर पॉइंट था, वो था गवर्नर जनरल। उसे भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया गया। अब मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर उसकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकते थे। जंग हो, शांति हो या भारतीय रियासतों से रिश्ते, हर चीज का फाइनल फैसला अब गवर्नर जनरल के हाथ में था। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज की आज़ादी एक तरह से खत्म हो गई। पहले वो काफ़ी हद तक अपने फैसले खुद ले लेते थे, लेकिन अब उन्हें कलकत्ता में बैठे गवर्नर जनरल और लंदन में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हर हुक्म को मानना पड़ता था। मकसद साफ था, पूरे भारत में एक जैसी ब्रिटिश नीति लागू करना। तो फिर इस एक्ट का भारत पर लंबा असर क्या पड़ा? असल में इसी एक्ट ने भारत में ब्रिटिश राज की प्रशासनिक नींव रखी थी। ये एक लाइन पूरी कहानी को बयां कर देती है। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ नाम के लिए एक व्यापारिक संस्था थी। हकीकत में वो ब्रिटिश सरकार की एक एजेंसी बन चुकी थी, जिसका काम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को साधना था। और अगर हम भारत पर ब्रिटिश कब्जे की पूरी कहानी को देखें तो ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, 1773 का एक्ट एक कच्ची कोशिश थी।
1784 का पिट्स एक्ट वो असली टर्निंग पॉइंट था जिसने सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथों में थमा दी, और 1858 में गदर के बाद तो बस उस बदलाव पर आखिरी मोहर लगाई गई जिसकी शुरुआत पिट्स एक्ट ने 70 साल पहले ही कर दी थी। तो कुल मिला के बात यह है कि पिट्स इंडिया एक्ट ने वो प्रशासनिक ढांचा, वो रीढ़ की हड्डी तैयार की जिसके सहारे अंग्रेजों ने अगले करीब 150 सालों तक भारत पर राज किया। इसने कंट्रोल और सेंट्रलाइजेशन की एक ऐसी व्यवस्था बना दी जो एक साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत जरूरी होती है। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या पिट्स इंडिया एक्ट को कंपनी के राज में बस एक सुधार माना जाना चाहिए, या फिर ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की असली और औपचारिक शुरुआत थी? इस सवाल का जवाब इतिहास को देखने का हमारा नजरिया तय करता है। सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बात है।